तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान को सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, यानी टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही कम समय में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और संपूर्ण यहाँ पर जो आपका भारतीय संविधान है उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे ही हमारी जो आपकी क्लासें अदर सब्जेक्ट है वो भी आपको ऐसे मिलती हैं। साथ में 11 बजे आपको जीके का प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, तो आप लोग सुबह 11 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट भी आप लोग लगा सकते हैं, ताकि आपके सभी सब्जेक्ट भी रिवीजन होते जाएँ और अच्छे से आप लोग तैयार करते चलिए। ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रहे हैं, क्लियर है? चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। 1 को ऑप्शन देना है। 1 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पहला अधिवेशन है, यानी याद रखना है प्रथम अधिवेशन को उद्घाटन भी कहा जाता है। जब कोई भी पहला काम होता है उसको उद्घाटन भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ था। और इस दिन यहाँ पर देखा जाए जब सभा बैठी हुई थी, पहली सभा जब आपकी बैठी हुई थी, तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग इसमें जो आपकी शामिल नहीं हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई थी। तो सर जी आपको देखा जाए तो इसमें आपकी जो सबसे बुजुर्ग थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। क्या बना लिया गया था? तो आपके अस्थायी, अगर आपसे पूछे तो अस्थायी जो आपके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखना है। और इस बैठक में आपके मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी दोस्तों, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गया है? यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना ने प्रस्तुत किया है, यानी यहाँ पर दूसरे की बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? जवाब आ गया है सर, यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर। तो भैया याद रखना है, आपसे पूछा गया प्रस्तावना और प्रस्तावना दिया है तो ऑप्शन में आपका क्या बनेगा? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बनेगा, ना कि ऑप्शन सी बनेगा। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर ए नंबर है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से आपका हो जाएगा। सर जी कब किया था? तो 13 दिसंबर, याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर देखा जाए तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यहाँ पर प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, याद रखना है ना। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था, एक बार बताएंगे कि सर स्वीकार जो किया था वो कब किया था, एक बार बता सकते हैं सर? 22 जनवरी को। कब है? तो यहाँ पर याद रखना है 22 जनवरी। और कब? तो आप कहेंगे सर 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था। जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। चलिए क्वेश्चन आपका 3 दिया है और 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है। चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 अधिवेशन आपके किए गए थे। एक अधिवेशन 12वां था, वो जो सिर्फ 1 दिन के लिए ही था, है ना। 12वां अधिवेशन सिर्फ 1 दिन के लिए ही आपका था। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सी नंबर है यहाँ पर देना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कुल अधिवेशन पूछा है तो समय भी लगा होगा, यानी संविधान को बनने में समय लगा था कितना? 2 वर्ष 11 माह और आपके 18 दिन का समय लगा था, याद रखना है ना। लगभग देखा जाए तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? लगभग 64 लाख 63,000 कुछ रुपए आपके हुए थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। चलिए 4 का ऑप्शन देना है। तो भैया इनका जो निर्वाचन किया गया था वो किस हिसाब से किया गया था? प्रत्यक्ष रूप से जनता ने किया था। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो आपका है नहीं है, यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों की बात हो रही है। तो इनको भैया याद रखिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सर। याद रखना 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट आपकी यहाँ पर निर्धारित की गई थी। तो जवाब आपका डी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में, कह रहे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार इनमें से कौन थे। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है सर जी कानूनी सलाहकार पूछा गया है। और कानूनी सलाहकार अगर पूछा है तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये थे आपके कौन? BN राव, यानी राइट आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर है। BN राव जो आपके थे ये कानूनी सलाहकार थे दोस्तों, याद रखना है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बात और याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में याद रखिए जो आपके BN राव है इनको याद रखना है कब? तो आपके 1950 में इनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में याद रखना प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने। तो ये आपके 52 से लेकर 49 से लेकर 1952 तक ये आपके देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य आपके थे। इस समय क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जा रहे हैं, यानी प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया है। सर प्रारूप समिति में आपके कौन कौन सदस्य थे? 6 नंबर आपको देना है। चलिए मिलान करिएगा। पहला दिया गया है N गोपाल स्वामी अयंगर, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सर जी जवाहरलाल नेहरू भी थे क्या? एक बार बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू तो नहीं कभी पढ़ा है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जरूर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ना ही हमने जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर देखा है, ना ही सरदार पटेल आपके हैं। तो याद रखना प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। अगर हम यहाँ पर मिलाते किसको है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिलाते हैं तब, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका आंसर सी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और थर्ड है जो आपके प्रारूप समिति में आपके रहे थे। बाकी हमने आपको बताया है कि जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था
सर इसका आपसे पूछेगा गठन, और जब गठन पूछे कब हुआ था, याद है किसी को 29 अगस्त, याद रखना है। एक एक पॉइंट आज आपको लेकर चलना है, याद रखना है। इसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, यहाँ पर आपको पॉलिटी देखने की। यहाँ पर 1947 याद रखना है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और हमने कहा सर जी इसमें 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रखना है। यहाँ पर प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया है, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर में कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर 7 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है। अब आपको बताना है कि सर भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो किसके द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर देखो अधिनियमित किया गया संविधान सभा के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा, क्या किया जाएगा, बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। क्यों, क्योंकि संसद तो आई नहीं थी उस समय, संसद तो आई ही नहीं थी, तो संसद जब नहीं आई है तो भैया संसद आपको नहीं लगाना है, याद रखना है 26 नवंबर 1949 यानी संविधान बनकर तैयार हुआ। और सर जी जब आपका भारत का संविधान का जो आपका प्रारूप है ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, यानी इसको अधिनियमित किया गया या अंगीकृत किया गया या आत्मर्पित किया गया, ये शब्द आपसे कहा जाता है। तो हमने कहा सर 284 लोग आपके उपस्थित थे, याद रखना 284 लोगों ने इस दिन इसमें हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और इसी दिन यानी देखा जाए 26 नवंबर 1949 के दिन ही कुछ नियम भी आपके लागू कर दिए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, नागरिकता हो गया, निर्वाचन संबंधी प्रावधान। तो याद रखना राष्ट्रपति का निर्वाचन है, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान इसी दिन आपके लागू हो गए थे, याद रखना है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो भैया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। इसी प्रकार से हम आपको क्लासेस देने वाले हैं और इस प्रकार से आपकी जो जीके जीएस आपकी है वो टॉप 100 के माध्यम से आपकी कवर होने वाली है, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा सर राष्ट्रगान को जो अपनाया गया यहाँ पर 8 नंबर में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो 1950 बिल्कुल सही जवाब है, 1950। आपको एक बात याद रखना है सर जी, डेट 24 जनवरी है, 24 जनवरी आपकी हो जाएगी, 26 जनवरी न लगाना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में संविधान ने एक्सेप्ट किया था, जिसमें सर जी लगते कितने हैं, 52 सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड। तो सर जी बात आती है कि पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था। सर जी पहली बार जो आपका है, पहली बार जो आपका गाया गया ये कब गाया गया था, तो आपको याद रखना 1911 में। कब सर जी, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पर है, तो आपके कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अध्यक्षता जो किया था बिशन नारायण धर ने किया था। किसने किया था, तो यहाँ की अध्यक्षता बिशन जी ने किया था, बिशन नारायण जो आपके थे धर ने यहाँ पर किया था, याद रखना है। यानी इस क्लास को देखने में हम आपको इतनी डिटेल आपको बताते चलेंगे कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा। अगर 6 महीना से आप क्वालिटी ना, तो 6 महीना की क्वालिटी आज ही क्लास में खत्म कर देंगे, सब रिवीजन एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात क्या क्लियर हो गई है। अच्छा एक बात और बचती है कि सर जी जनगण मन की रचना किसने किया था, तो जनगण मन जो है इसकी रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में। कब किया था सर जी, 1911 में टैगोर जी के द्वारा की गई थी, टैगोर जी के द्वारा की गई थी, याद रखना है, क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन था। तो सर जी बात हो रही है संघ संविधान की, यानी संघ की बात हो रही है, और संघ की जैसी बात आती है तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है ना। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। वहीं पर देखा जाए तो सर जी जो आपके जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी जो आपके थे, जेबी कृपलानी, तो सर ये जेबी कृपलानी थे मूल अधिकार उप समिति, क्या हो जाएगा, मूल अधिकार, याद रखना है, मूल अधिकार, ये बहुत बार पूछा गया है, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार जो आपका है उप समिति, इसके सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके अध्यक्ष आपके थे यहाँ पर जेबी कृपलानी। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप लोग जानते हैं कि सर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके सर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात क्या क्लियर हो रही है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी अगला पॉइंट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, बताइए भाई यानी 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया, इसका रीजन क्या था, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो आप कहेंगे सर कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका लाहौर अधिवेशन बहुत पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपका है, याद रखना। ये बात कब की है, 31 दिसंबर की बात है, याद रखना 31 दिसंबर है। और कब सर जी, 1929 को याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जो आपके थे इसके अध्यक्ष थे, याद रखना। ये जो आपके लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो सर जी लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्षता किया था वो आपके नेहरू जी ने किया था, नेहरू जी ने। और यहीं पर आपके देखा जाए पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, क्या पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, इसलिए भैया इसको 30 जनवरी को ही किया गया। अगला क्वेश्चन को दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखा जाए सर जी क्वेश्चन आपका 11 है, और 11 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है क्या है, सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 नंबर है, 1 की बात करते हैं तो आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 है, यानी सही जवाब सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर के साथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है
कि सर यहाँ पर जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपके थे वो आपके कौन थे, तो एलिजा एम्पे। याद रखना है इसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे, याद रखना है जो आपके एलिजा एम्पे, बहुत पूछा जाता है एलिजा एम्पे या एलिसा एम्पे कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको आप बोल देते हैं एलिसा, वैसे आपका ये होता है एलिजा एम्पे, है ना, एलिजा एम्पे जो आपके थे। और 74 में सर जी आपका ये तैयार हो गया था, यानी एक्ट अगर एक्ट पूछे तो 73, वैसे आपको सर जी 74 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय ये आपकी बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ये प्यारा क्वेश्चन हमने लिया है, इस समय अभी पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं सर जी भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये अधिनियम था आपका कौन सा, ये अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1992 था, सॉरी 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। जो वायसराय की परिषद थी वहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, उनके कार्यों का विस्तार किया गया था, और उसी के अंतर्गत देखा जाए तो परिषद में सदस्यों पर बजट चर्चा की शक्ति भी दे दी गई थी। मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर कहीं ना कहीं चर्चा करने की शक्ति मिल गई थी। 1892 ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। देखो दिया गया है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अच्छे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो हमने कहा सर जी पूछा जा रहा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पूछ रहा है, हमने कहा द्वैध शासन नहीं है, ये द्वैध शासन नहीं है। अगर आप लोग द्वैध शासन अगर आप ढूंढ रहे हो तो सर ये द्वैध शासन नहीं है, ये है द्विसदनीय व्यवस्था, जो द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका मतलब आपसे जब द्विसदनीय विधायिका पूछा जा रहा है सर ये तरीका अलग है, द्वैध शासन आपका अलग है, यानी कि द्वैध शासन पूछा जाता तो क्वेश्चन आपका परिवर्तन हो जाता। याद रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर आ गया है, अब आया है सही जवाब, यानी अब आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। ये सर जी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। अगर सर जी द्वैध शासन होता तो हम 1935 लगा देते, केंद्र की अगर बात कर लेता द्वैध शासन की तो हमने यहाँ पर 1935 लगा देते, लेकिन बात हो रही है द्विसदनीय विधायिका की, और ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये सभी आपकी की गई थी। याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका म्यांमार है, म्यांमार कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको भी भारत से अलग कर दिया गया था। तो सर जी आपका गवर्नमेंट एक्ट इंडिया जो आपका आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी इसी के माध्यम से यहाँ पर बर्मा को अलग कर दिया गया था, और इसके प्रावधानों को 1937 में यहाँ पर आपका शुरू हुआ था, यानी इसी एक्ट के तहत किया गया था। लेकिन सर जी हुआ कब था, तो आपके 1937 में अलग हुआ था, लेकिन एक्ट पूछे तो आपको 1935 ही आपको जवाब देना है, याद रखना है। ये बात क्या क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है। साथ में एक और काम हुआ था, उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत भी आपके बनाए गए थे, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये बताइएगा कि जो संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किनको दी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां थी वो आपकी गवर्नर के पास थी। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश, जो आर्टिकल नंबर आपका 123 आपका है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और याद रखना है ये कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हमने लिया है, याद रखना ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर ये 35 वाला है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी, जो अनुच्छेद 123 के तहत आपका है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहे भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। यानी सर संघीय व्यवस्था जो आपकी है, संघीय व्यवस्था ली गई है कहां से, आपकी कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन आपका हुआ था। तो यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यानी जो आपके अम्बेडकर साहब थे इनका जो निर्वाचन हुआ था ये कहां से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर देखिए बंगाल से आपके चुने गए थे, लेकिन बंगाल जब अलग कर दिया गया, तो यहाँ से इनका काम खत्म हो गया। तो भैया ये बंबई प्रेसिडेंसी आपके निर्वाचन हो गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी बंबई प्रेसिडेंसी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है ना, और सर जी मृत्यु जो आपकी है ये आपकी कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर देना है। तो सर
आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इनका जन्म आपका हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी आपके 1956 में। यानी सर जी देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी के साथ सर जी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी सर जी कब जन्म हुआ था? तो आपको याद होगा 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। कब? तो 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है ना। और 6 दिसंबर को मनाते हैं सर जी क्या, इनका जो कह सकते हैं निर्वाण जो आपका है 6 दिसंबर को इनको मृत्यु हुई थी। याद रखना है कहां पर सर जी? दिल्ली में आपकी हुई थी। याद रखना है। क्लियर हो गया है? अच्छा जन्म की बात करते हैं तो सर जी इनका जो जन्म हुआ था वो आपके एमपी में हुआ था। एमपी में एक जिला पड़ता है महू। कहां है? महू। याद रखना है महू, वहां पर आपका हुआ था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक सरकार का सदस्य नहीं था? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है। हाँ थोड़ी सी बफरिंग आपकी हुई होगी लेकिन अब ज्यादा नहीं होगी। वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ पर हमने कहा सर अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक सरकार का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था? यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और आपके जगजीवन। देखिए 20 नंबर में काफी लोगों को अच्छा जवाब आ गया है। ये जो आपके राधाकृष्णन है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी राधाकृष्णन जिसको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? आप बताइएगा सर इसका जो आपका सही क्रम है वो आपका सही क्रम इनमें से राइट क्या हो सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? यानी यहाँ पर देखा जाए प्रस्तावना से जब क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपसे क्रम पूछा गया है तो क्रम इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इस बात क्या रखना है, सबसे पहले हुआ था यहाँ पर आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सर वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, और जब समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया तो आप पहले नहीं लगा सकते हैं। आप इसका आंसर पहले क्यों लगा रहे हैं? पहला तो नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि समाजवादी बाद में जोड़ा गया था। तो याद रखना है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो ना ऑप्शन आपका ए बनेगा ना तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नोट कर लेना है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे संविधान में, यानी संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा? यानी हमारे संविधान में जो राष्ट्र का उल्लेख है वो किस नाम से आपको मिलेगा? चलिए भाई जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो आएंगे भारत तथा इंडिया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा भारत तथा इंडिया, ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा था वो सर किसने कहा था? तो सर ये कहा था आपके ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ये एक अमेरिका के इतिहासकार थे और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए यार निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित आपका नहीं था? यानी देखा जाए तो भारत का संविधान बन भी गया लेकिन 1975 तक सर जी आपके संविधान में इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। यहाँ पर देखा जाए सर ये आपका कौन सा शब्द हो सकता है? तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन? अखंडता शब्द आपका दिया गया है। यानी हमने कहा सर समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको ऐड किए गए थे। याद रखना है, इसलिए ऑप्शन आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और इस संशोधन में 2 नए अध्याय 4 का का और 14 का का साथ में 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। यानी सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो सर याद रखना ये आपके है सार्वभौमिकता। यानी सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद कहलाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, यानी इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी सर जो पंथ निरपेक्ष आपका है ये आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन भारत का एक संविधान के उद्देश्य में सन्निहित नहीं है? यानी का आर्थिक भी होगा क्या? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आपका हो, क्योंकि यहाँ पर देखो आर्थिक शब्द आपका होता है। थोड़ा सा बफरिंग हो रही है, इसको पहले सेट कर दें। हाँ चलिए अब देखो क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो क्लियर हो गया होगा, चलो अब देखो क्लियर है। अब सोचिए विचारिए उस क्वेश्चन में। चलिए देखो भैया, अब देखो सही हो गया है, अब नहीं हो रहा बफरिंग। देखो यहाँ पर हमने कहा सर जी जो क्वेश्चन आपका दिया है 27 नंबर में, हमने कहा सर संविधान की उद्देशिका में, है ना, संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपका है, साथ ही विचार अभिव्यक्ति भी आपका है, उपासना का भी है,
है ना। यानी आर्थिक न्याय शब्द जो आपका दिया है, देखो न्याय शब्द अगर होता क्या आर्थिक, अगर आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता तो हम कर देते, लेकिन ये आर्थिक स्वतंत्रता शब्द आपका दिया है, वही आपका आंसर की गड़बड़ है, याद रखना है। अगर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता तो सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी ही आपका इसका गलत है, याद रखना है। क्लियर है। अभिव्यक्ति की तो है ही है यार, बोलने की स्वतंत्रता आपको नहीं है क्या, बोलने की स्वतंत्रता तो है ही, अभिव्यक्ति में बोलना होता है, ये तो ऑलरेडी है ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है। यानी आपकी जो प्रस्तावना है, आपकी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना है यहाँ पर मौलिक संरचना का जो अंग है वो केशवा जो भारतीय आपका वाद आया था, केशवानंद भारती विवाद था, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपसे क्या कह रहा है कि सर जी भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आप कहेंगे सभी बातें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए सभी बातें फॉलो हो रही हैं, तो आप आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो आपका है वो आपका है क्या। चलिए, यानी कि अगर बात करते हैं तो भैया पहला जो आपका अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखना है जो आपके छोटे छोटे रियासत थे, लगभग 562, कितने, लगभग 562 रियासत थे ये देशी रियासतों को, है ना, याद रखना, मतलब 562 से लेके 59 तक कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इनको सजी विलय कर दिया गया था। लेकिन सजी यहाँ पर देखा जाए तो 3 आपके रियासत नहीं थे जो विलय नहीं हो रहे थे। आपके हैदराबाद को अपोलो ऑपरेशन से किया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से किया गया था, और बाद में सजी जम्मू कश्मीर का विलय आपका हो गया अधिपत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी महत्वपूर्ण भूमिका जो आपकी रही है, यहाँ पर जो आपकी कौन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर सरदार पटेल और आपके वीपी मेनन, जो आपके 2 व्यक्ति आपके रहे हैं, याद रखना है। क्लियर है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। चलिए, देना है सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर संघ राज्यों का प्रशासन, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं इनका प्रशासन किसके अंडर में होता है, राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला दिया है वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर पूछा है प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एस.के. धर थे। कौन है ये थे, एस.के. धर। ये सर जी स्वतंत्रता के पश्चात जब 1947 में आपका हुआ था तब एकीकरण किया जा रहा था, तब ये आपके 1948 में यहाँ पर किया गया था, तो एस.के. धर थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1955 में जो आपके आए थे वो बीजी खेर थे, है ना, वो आपके बीजी खेर थे, याद रखना, बीजी खेर थे 1955 वाले। अगला दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और कितने संघ राज्यों को गठित किया था। यानी देखा जाए तो सजी जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो यहाँ पर 14 राज्य बनकर और 6 संघ राज्य प्रदेश, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य इसमें से आपके थे। क्लियर है। चलिए भैया उस ऑप्शन के अनुसार देखना है ना, ऑप्शन के अनुसार देखना है ना, उसमें ऑप्शन भी तो देखिए कि अपनी बात झुला रहे हैं। हमने क्या बोला कि हमको ऑप्शन के अनुसार चलना है, ज्ञान देने के अगर पीछे पड़ जाएंगे तो आप ज्ञान ले भी नहीं पाओगे। इतना डिटेल में हम आपको बता देंगे कि आप कहोगे सर जी मुझे मजा नहीं आ रहा है, फिर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन निकलते चले आएंगे। इसलिए जरूरी चीज आपका जो ऑप्शन के अनुसार है वो हम आपको सोल्व करा रहे हैं, नहीं तो कहो यहीं से हम आपको क्वेश्चन ढेर सारे निकालना शुरू कर दें, इसी क्वेश्चन से 10 मिनट लगा देंगे कम से कम। 14 राज्य लिखेंगे, 14 राज्यों में कौन राज्य पहले आया, कौन सा बाद में आया, है ना, संघ राज्य कौन बने थे, अब कौन आपके हैं, इसी क्वेश्चन में कहो तो हम 15 से 20 मिनट आपको लगा देंगे और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे टाइम कट गया। तो हमें ऑप्शन के अनुसार सही करा रहे हैं, उसमें 2 ही ऑप्शन थे, 2 ही ऑप्शन हो गए। अगला क्वेश्चन को दिया गया है नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। हमने कहा सर नए राज्य का अगर गठन करना है तो ये जो शक्ति होती है किसके पास होती है, तो नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वो आपकी संसद में होती है, यानी ऑप्शन आपका सर जी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, संसद आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर नया राज्य आपका अगर बनना है उसका निर्माण है या राज्यों क्षेत्रों में जो सीमा का नाम परिवर्तन करना होता है वो संसद के पास होता है। अगला देखो दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया सर, ये आपको दिया गया था किसके 69वें नंबर का जो संशोधन हुआ था, और ये अधिनियम आके आया था 1991 में, है ना, यानी 1991 जो आपका अधिनियम है ना। हाँ बिल्कुल भैया डेली चलती है क्लास अधिनियम, और इसके माध्यम से हर एक सब्जेक्ट भी कवर होंगे टॉप 100 सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा 69 नंबर का जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1991 इसके तहत आपका देखा जाए तो ये आपका हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो सर जी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग था उसको अलग किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। बाकी यहाँ पर 9 नवंबर है ना, और सर जी 15 नवंबर वाला आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश आपके हैं।
चलिए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर पूछा है सर 38 नंबर में। तो आकेंगे सर कितने हैं, तो आकेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके देखा जाए 28 आपके राज्य हो जाएंगे। अगला है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है। यानी अगर आपको एक नया राज्य का सृजन करना है, बनाना है, तो याद रखना है कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो आपकी होती है प्रथम अनुसूची, इसमें संशोधन करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बहुत अच्छे। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, बताइए। हमने कहा सर भारत संघ मतलब एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था। ये क्या था, सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो भैया ये याद रखना, ये आपका है सिक्किम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो भी दिया गया है सिक्किम, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और याद रखिए 36 नंबर का संशोधन हुआ था, 36वें नंबर का सजी आपका संशोधन हुआ था। और 36वें नंबर के संशोधन के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो 1975 में, कब है 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर है। और भैया भारत सरकार को जो सौंपा गया था वो 35वें संविधान संशोधन, यानी अगर भारत सरकार को सौंपा जाए तो 35वें संविधान संशोधन 1974 में। लेकिन सर जी आपसे कह रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा जब पूछे तो 36वें नंबर का संशोधन 1975 में किया गया था। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। यानी अगर आपको एक नया राज्य बनाना है तो संविधान में संशोधन करने के लिए किस प्रकार का बहुमत होना जरूरी है, यानी किस बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकते हैं। तो याद रखना है इसमें साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है, यानी साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से नए राज्य का गठन हो जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। यानी अगर भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को अगर शामिल करना है तो भैया ये शक्ति जो आपकी है ना, ये संसद के पास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत राज्यों में कुल संख्या आपकी है कितनी। तो आप कहेंगे सर आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में फिर भी आपसे दे देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 आंसर आपका हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालक्रम को पहचानना है, यानी सर देखा जाए तो सर जी कौन किसका निर्माण पहले हुआ था। भारत में राज्यों का जब गठन हुआ था तो यह आंध्र प्रदेश तो आपका पहला हुआ था, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश पहला हुआ है, तो सर जी यहाँ पर पहला हो गया। इसके बाद देखा जाए सर जी दूसरा अगर बात करें तो हरियाणा का नाम आ जाता है। हरियाणा आपकी 1966 में हुआ था, यानी सर इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1966 को आपको हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हुआ था, ये हुआ था 25 जनवरी को, 25 जनवरी। और सर जी कब अभी क्या नाम लिया था 1971 में, 1971 में। बचा हुआ सर जी आपका सिक्किम है, ये 16 मई को आया था, कब 16 मई को। और डेट अभी आपको बताया था सर कब 1975 में। तो एक जब बचा इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्या समस्या है। 1 अक्टूबर आपका है, याद रखना ये 1 अक्टूबर आपका है और ये 1953 को हुआ था। यानी जवाब अब आपको आ गया है कि सर जी 1, 3, 2, 4 इसका आंसर बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम आपको देना है। तो सही आरोही क्रम आपसे दिया गया है, तो भैया यहाँ पर देखो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी यहाँ पर देखा जाए तो नागालैंड जो आपका है ये 1963 में, फिर आपका मेघालय आपके 72 में, सिक्किम 75 में और अरुणाचल प्रदेश आपके 87 में। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तो भाषाई आधार पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका सजी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में संघ राज्यों के लिए कितनी सीटें आपकी हैं, यानी सजी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी सजी हैं क्या, यहाँ पर देना है। आपका आंसर क्या है, तो दोस्तों याद रखना है आपका जो आंसर दिया है इनमें से होगा क्या, तो आपकी 20 सीटें आपकी हैं। हमने कहा सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 20। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो आंसर आ गया है वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखो समय समय में सब कुछ होता है ना, समय समय के अनुसार सब कुछ आपको मिलेगा, सब क्लासे मिलेंगे। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यानी नागरिकता से पूछा गया है, तो आगे सर भाग सेकंड आपका है, भाग सेकंड होगा ना, भाग सेकंड आपका है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर आपके 11 तक जो आपके हैं वो नागरिकता से आपके रिलेटेड आपके हैं, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो भारत की नागरिकता कैसी है, तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। कैसी है सर, एकल नागरिकता, जो कि आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहां से, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, याद रखना है। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन को दिया गया है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान जो नागरिकता आपको देता है वो कैसा, यानी जन्म के आधार पर है, निवास के आधार पर है, देशीकरण के आधार पर है, यानी उपयुक्त में सभी के आधार पर कर सकता है। अनुच्छेद नंबर जो आपका 11 होता है, क्या अनुच्छेद नंबर 11 के तहत, अनुच्छेद नंबर 11 के तहत दोस्तों याद रखना है ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी अब तो जम्मू कश्मीर से आपका काम खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपसे पूछता है दोहरी नागरिकता अपने भारत में जो ली गई थी वो कहां से ली गई थी, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है तो उसका रीजन होता है परित्याग कर देगा, या पर्यवसान करता है, या वंचित कर दिया जाता है, तो इन सभी के माध्यम से उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला देखो दिया है संविधान के 26 नंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, तो हमने आपको बताया था कि 26 नंबर 1949 को संविधान जब आपका बनकर तैयार हुआ था
तब नागरिकता के प्रावधान, चुनाव संबंधी जो प्रावधान है और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये तीनों ही चीजें आपके यानी जो आपके चुनाव संबंधी आप करा है, ये सजी तीनों ही आपके प्रावधान आपके लागू कर दिए गए थे। यानी राइट आंसर आपका जो बन जाएगा यहाँ पर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर के साथ बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है? सर जी संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार आपके किसमें है? तो आपके भाग 4 में है, यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 4 नहीं होगा भाई, भाग 3 होना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है मौलिक अधिकार की, है ना। देखो बातों में आ गए थे इसलिए आपका गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। सर मौलिक अधिकार जो आपके हैं ये आपके भाग किसमें है? 3 में है। यानी भाग 3 में आर्टिकल नंबर आपके 12 से लेकर सर जी कितना 35 तक आपके होते हैं, 12 से 35 तक आपके हैं, याद रखना अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है ना। और अधिकार पत्र कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? याद रखना है यहाँ पर मूल अधिकार जो है संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किए गए, तो सर जी कौन सा नहीं है? फिर समझिएगा, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार सभी को है, लिंग समानता का अधिकार है, सूचना का अधिकार किसी को नहीं है। याद रखना है सूचना का अधिकार जो आपका है, याद रखना 2005 में आया था, यूपीएसआई में स्पेशल टॉपिक आपका है, यूपीएसआई में स्पेशल टॉपिक है सूचना का अधिकार, है ना। ये जो आपका अधिनियम है 2005 में इस एक्ट के तहत आपको नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? हमने कहा समता का अधिकार जो मिलता है आर्टिकल नंबर आपका 14 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। समानता का अधिकार स्टार्ट होता है 14 से लेकर सजी कितने, तो आपके 18 तक आपके होते हैं। तो यहाँ पर समता का अधिकार जो आपका दिया है वो अनुच्छेद नंबर आपका 14, इसका क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। यानी विधि के समक्ष समता सभी को समान रूप से मिलेगी। अगला देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? हमने कहा अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर आपका जो 17 है, यानी आपका आंसर आपका हो जाएगा 17 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म आपका नहीं सम्मिलित है? हमने कहा सर जी ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। अवसर की समानता आपसे दिया गया है, अवसर की समानता 16 में है। उपाधियों का अंश सर जी आपके 18 में है, किसमें है? तो आपकी 18 में है, यानी ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। 18 जो आपका उपाधियों की अनुमति है, आप कहेंगे सर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। सी नंबर देखो तो भैया काहे भी लगा रहे हो, यहाँ पर सी देखो 17 वाला उपाधियों का अंत थोड़ा किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी भैया देखा जाए कि मौलिक अधिकार के श्रेणी में इसको नहीं रखते हैं, तो आप बताइएगा किसको नहीं रखते हैं? बताओ कौन सा ऐसा है जो मौलिक अधिकार में अब आपको नहीं देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखा जाए तो आगे सर जो संपत्ति का अधिकार है, यानी सर जी जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार आपका नहीं रहा है ना। ये मौलिक अधिकार अब आपका नहीं है। ये आपका जो हुआ था 1978 में एक काम हुआ, 1978 में 44वें नंबर का संशोधन हुआ और उसमें देखा जाए इसको हटाकर एक जगह रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? 300 के कामे इसको रखा गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार था इसको कहां पर जगह दे दी गई थी? तो इसको पहले जगह आपके 19 के फर्स्ट में भी थी और इसी की जगह आपके आर्टिकल नंबर आपके किसमें? तो आपके 31 में भी थी। यानी यहाँ पर देखा जाए जब संपत्ति का अधिकार भी हम लोगों का अधिकार था तब इसको 2 जगह आपकी मान्यता मिली थी, यानी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में भी था और आपके 31 में भी था, है ना। लेकिन जब सजी आपका 44वें नंबर का संविधान का संशोधन हुआ तो यहाँ से हटाया गया दोनों जगह से और इसको 300 में एक विधिक या कानूनी अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में नहीं थे? प्रेस की स्वतंत्रता जो आपकी है सर किस अधिकार में नहीं थे? यानी जब प्रेस के अधिकार की बात किया है तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेस यानी आप जानते हैं सर ये भाषण की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में है? तो भाषण की स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता? याद रखना 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिलती है। अनुच्छेद नंबर आपको 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला एक तो बोलने की यानी अभिव्यक्ति की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, आवाज संचरण करने की, निवास करने की और व्यापार करने की। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो सर जी याद रखना है ये अनुच्छेद नंबर आपका 20 के 3 में है, यानी संविधान में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 का 3 है, इसमें प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के लिए विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं करेंगे। यानी अगर आप बोले कि नहीं हमारे विरुद्ध या हमारे प्रति आप गवाही दो, जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, आप जबरदस्ती कर दें, मन होगा तो वो देगा, नहीं तो जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है? तो सर जीवन का अधिकार जो आपका है, जीवन का जो आपका अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है, यानी सर जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार कौन? आर्टिकल नंबर आपका 21। तो अनुच्छेद नंबर जो आपका 21 है इसके अंदर भारतीय संविधान में न्यायालय ने 21 के तहत ये व्याख्या किया है। तो भैया निजता का अधिकार, आवास का स्थान है ना, ये सर इसी में आपको मिल जाएंगे ऑप्शन आपके सी में। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो सर शिक्षा का अधिकार जो आपका है, ये शिक्षा का जो अधिकार आपका है ये सर कैसा अधिकार है यहाँ पर देना है? तो आप कहेंगे सर ये मूल अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ राइट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे आर्टिकल नंबर आपके 21 के का में प्रावधान किया गया है ना। और यहाँ पर 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो चुका है, ठीक है ना। 2002 में आपका अधिनियम आपका आया था 86 नंबर के संशोधन में।
2009 में पारित हुआ था, है ना, शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। अगला दिया है कि मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी सिर्फ बालकों की जब बात कर लेता है तो बालकों की बात करता है तो अनुच्छेद नंबर आपका 24 हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया होता बालात आश्रम, क्या हो जाता, बालात श्रम, बालात श्रम। तो बालात श्रम में क्या होता है, इसमें बालक और व्यापार जो आपका देह व्यापार होता है ये शामिल होता है, तो फिर आपको इसमें नहीं लगाना है, यानी बालात अगर आपसे बोला देता है ये शब्द आपसे मिलेगा बालात श्रम, बलात् श्रम संबंधी अगर आपसे दिया गया है, इसमें सब लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन की बात होती है, बच्चों की बात होती है, कारखानों की बात होती है, जोखिम कार्य की होती है, तो 24 में होता है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। यानी यहाँ पर सर जी देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो सर जी आपका जो दिया गया है कह रहा है भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग हो गया है, वैसे आप लोग सही कर देते, लेकिन याद रखना है ये सर जी अनुच्छेद नंबर 27 की बात कह रहा है, यानी किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जा रहा है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप मना कर सकते हैं कि हम चंदा नहीं देंगे, लेकिन आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं। धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी के साथ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान पूर्ति करना है अधिकार कर्तव्यों, यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आपका है क्या, यानी डाइट डैश करके यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो अधिकार है वो कर्तव्य का क्या होता है, अनुदेशित करते हैं, यानी अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा आपका है। तो मूल अधिकारों संबंधित एक विवाद आया था, ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। यूपीएसआई में ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आपका रहता है, जब भी पेपर आपके यूपीएसआई के होते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में रहता है। तो याद रखें मूल अधिकार से संबंधित जो आपका विवाद है तो ये भैया आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो आपका 1967 है ये यहाँ पर आया था। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, ये कहा था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर एक आया था केशवानंद वाला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद आया था 73 में आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो दोनों याद रखना है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी भैया विदेशी नागरिकों को कुछ आपके मूल अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। क्या भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं है, याद रखना। यानी भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके अधिकार है जिनको नहीं प्राप्त है, याद रखना है ना। तो यहाँ पर हम आपसे बहुत बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 14 आपका सबको मिलता है ना, अनुच्छेद 14 सबके लिए है, भारत हो चाहे विदेशी हो। अनुच्छेद 20 भी आपका दिया गया है, वे सबके लिए भी आपका दिया गया है। धर्म यहाँ पर दिया गया है 23 और 24 वाला आपका है, यहाँ पर 25, 26, 27, 28। लेकिन कुछ मूल अधिकार जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी नागरिकों को है। तो याद रखिए विदेशी नागरिकों को कौन कौन से आपके हैं उनको याद रखना है। बस इतना याद रखना कि जो आपका 15 है, एक तो आपका 16 है सर जी, एक आपका 19 दिया गया है, एक आपके यहाँ पर 29 दिया गया है और एक आपके यहाँ पर 30 दिया गया है। बस इतने याद रखना है ना। यानी ये जो आपके अधिकार हैं विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, समझ लीजिएगा बस, और कुछ काम खत्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, हाँ कह रहा है सर जी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। चलिए जो अल्पसंख्यक आपके हैं तो अल्पसंख्यक लोगों के हितों के लिए सुरक्षा दी गई है, ये अनुच्छेद नंबर आपका जो 29 है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 29 है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर आपका 1976 में किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर आपका जो 23 है, यानी अनुच्छेद नंबर जो आपका 23 है उसी में आपका है बंधुआ मजदूरी। ठीक है। बंधुआ मजदूरी जो आपका है, बंधुआ मजदूरी जो आपकी है ना, वो अनुच्छेद 23 में है, 1976 में इसको पारित किया था, याद रखना है। सर अगला दिया है कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी आपके 80 में, यानी 1980, ऑप्शन आपका सी इसका सर जी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये सर अनुच्छेद नंबर आपका 33 आपका है। यानी अनुच्छेद नंबर आपका 33 कहता है कि संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित और विधि बना जा सकती है। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। मौलिक अधिकार सजी निलंबित किया जा सकते हैं। यहाँ पर याद रखना मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर आपको देखा जाए तो जब कभी युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो भैया उसी के तहत आपका जो 358 आता है तब आपका हो जाता है, और अनुच्छेद जो आपका देखा जाए 19 के जितनी भी स्वतंत्रता होती है सब खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल नंबर आपका 20 और 21 ये कभी समाप्त आपके नहीं होते हैं, ये समाप्त नहीं होते हैं, ये समाप्त नहीं होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर आपसे पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है। चलो वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। कह रहा है सर मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति जो आपकी है भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार को संरक्षण करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट, ऑप्शन आपका डी बनेगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क आपकी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर आपका दिया गया है कि कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाती है। तो व्यक्तिगत आपका है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। व्यक्तिगत दिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ये होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। यानी अगर व्यक्ति को बंदी किया गया है तो याद रखना उस व्यक्ति को शरीर के साथ, ऐसा नहीं कि उसका लेटर लेकर पहुंच जाओ, वहां पर उसको प्रस्तुत होना पड़ेगा, वहां पर उसको प्रस्तुत होना पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य दिया गया है। तो देख लो भैया कौन सा सत्य दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। देखो समर्थन दिया है और आप कहेंगे सर यही आपका सही जवाब है। यानी याद रखना है कि जो आपके मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार जो आपके है ना, वो नेहरू ने एक रिपोर्ट दिया था और यहीं से समर्थन किया था 1928 में। यही पहला ऑप्शन में से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी यानी प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया सकता है। यानी किसी व्यक्ति पर अगर आपको शंका हो जाती है कि सर जी ये देश के लिए खतरा बन सकता है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है। नजर बंद कर देते हैं सर जी 3 महीना तक बिना, है ना, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 3 माह। यानी किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए आप 3 माह तक बंदी बना सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो सर जी याद रखना है कि ये जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसको फहराने की स्वतंत्रता सबको मिली थी। ये आपका देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत आपको मिली थी 2004 में। 2004 में इसके पहले सब लोग ध्वजारोहण नहीं कर सकते थे। अब तो हर घर तिरंगा आपका हो गया है, तो है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है, भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर है। यानी नीति निर्देशक तत्व जो आपके लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं सर जी कहाँ से हैं, तो आपके सर आयरलैंड से है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां दे सकते हैं। यानी भारत के जो आदर्श हैं इनको हम लोग दे सकते हैं भाग 4 में। सर जी नीति निर्देशक तत्वों का जो संविधान में भाग 4 में उल्लेख किया गया है, यानी इनको संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, यानी अनुच्छेद जो 38 है ये राज्य के निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र कहलाता है, इसको भी याद रखना है। यानी भारत में जो व्यक्ति हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक जीवन सभी को यहाँ पर देता है। तो ये आपका जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जाए। तो सर ये आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य आपके कौन सा है। यानी मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो पहला ऑप्शन को देखेगा, न्यायपालिका की कार्यपालिका से। तो आर्टिकल नंबर आपका 50 में ये तो आपका होगा नहीं सर जी। हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना सर जी सही जवाब आपका मिल गया है। यानी मौलिक कर्तव्य में जो आपका है, मौलिक कर्तव्य में जो आपका दिया गया है कि मिली जुली संस्कृति यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी सुरक्षा की जाए। तो आपका जो आंसर सर जी बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाग 4 का में जो अनुच्छेद 51 का है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की जो सामाजिक सामसिक संस्कृतियां हैं, गौरवशाली परंपरा है, उनको समझें और उनको संरक्षित करें। तो ये बी नंबर हो जाएगा। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मूल कर्तव्य जो आपके हैं अनुच्छेद 51 के में आपका हो जाएगा सी नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। याद रखना है कि भारतीय संविधान कहता है कि मतलब एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत की किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। यानी अनुच्छेद नंबर आपका जो 37 है, यानी 37 के अनुसार राज्य के निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है। विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना कर्तव्य होगा और ये प्रावधान न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। यानी याद रखना है आप किसी प्रकार का केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर आपके 37 में कहा गया है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये अपरिवर्तनीय है, अबाध्य योग है। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था राज्य के निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो याद रखना है ये जो शब्द कहा था, ये शब्द जो कहा था वो किसने कहा था, बता सकते हैं। बहुत अच्छे, केटी शाह है। याद रखना ये है आपके केटी शाह है। केटी शाह ये बिहार प्रांत से संविधान सभा में आपके सदस्य चुने गए थे। सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने राज्य के निर्देशक तत्वों में तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार किया सकता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर ये तो आपका गोवा है, यानी आपका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो समान न्याय मिलेगा, विधिक सहायता मिलेगी। यह अनुच्छेद नंबर आपके 39 के का में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 39 की का के अनुसार राज्य को ये कह सकते हैं सुनिश्चित करेगा कि जो कानूनी व्यवस्था है इसको संचालन किया जाए, सभी को समान रूप से न्याय मिले, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को है ना कह सकते हैं व्यवस्था की जाएगी, यानी उनको भी यहाँ पर सहायता होगी। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत का गठन सर जी याद रखना अनुच्छेद नंबर आपकी 40 में प्रावधान है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा।
अगला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण जो किया गया है, तो ये आते हैं अनुच्छेद नंबर आपके 50 में है, और ये जो आपके अनुच्छेद नंबर 50 में है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित आपका नहीं है, तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, पहला ऑप्शन है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा सजी, गांधी जी ने ऐसा कोई व्याख्यान नहीं दिया था, यानी गांधी जी ने ऐसा कोई व्याख्यान नहीं किया था कि 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना। औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन प्रतिबंध किया गया, कमजोर पिछड़े लोगों के विकास के लिए कार्य किया गया, यानी ऑप्शन आपका भी ये गांधीवादी सिद्धांत में नहीं आता है। अगला क्या है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, पहला ऑप्शन है। नगर पालिका कार्यपालिका का पृथककरण, ये तो आपका इसी में आता है ना, यानी नगर पालिका कार्यपालिका ये सजी 50 में है, इसका मतलब ये तो आता है उदारवादी में आता है। समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान की जाए, ये भी आपकी होगी। कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के संरक्षणों को संरक्षण दिया जाएगा, ये भी इसमें आएगा, यानी उदारवादी में तो सभी आ रहे हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है, देखो दिया गया इनमें से कोई आपका गलत नहीं है, ये सभी उदारवादी विचारधारा में है, ये सभी उदारवादी में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन का, कह रहा है सर ये सभी उदारवादी विचार में है, यानी ये नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है जो भी चीजें हैं उदारवादी हैं, जो भी उदारवादी शब्द आपके होंगे वो नीति निर्देशक तत्वों में आपके होंगे। अगर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनको रखा गया है यानी वो उदारवादी हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन को दिया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है, यानी समाजवादी और आपका उदारवादी, बात तो वही आपकी है, घूम फिर के तो बात वही हो जाएगा। सभी को जीवन निर्वाह उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना, उनका न्याय संगत सुनिश्चित करना, कार्य के न्याय संगत और मान उचित दशा और प्रसूति सहायता प्रदान करना, ये सभी सही है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, यानी सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। तो हमने कहा सर समाजवादी का, हमने कहा ना कि अगर मौलिक कर्तव्य दिए हैं यानी वो समाजवादी आपके हैं, समाजवादी का मतलब ही होता है सबका विकास करना, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार करे, या कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से आपका संबंधित है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका जो 95 नंबर दिया गया है, तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका अनुच्छेद नंबर 51 के का में आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक की बात हो रही है, यानी प्राकृतिक जो आपकी प्रकृति ने दिया है उनको आपको रक्षा करना ये आपका दायित्व होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, ये आपके मूल अधिकार ऑप्शन आपका भी बने, मूल कर्तव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय है, विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में आपका शामिल किया गया है। इस बार को पेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, याद रखना है, कंफ्यूज ना होना। पेड एग्जाम का पेपर दिया होगा, उसमें क्वेश्चन आपका जो दिया गया था अनुच्छेद नंबर आपका 51 के का और अनुच्छेद नंबर आपका 48, कंफ्यूज ना हो, अगर हो रहे हो तो पेड एग्जाम का पेपर उठाकर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यार निम्न से कौन सा एक विषय है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है, तो मूल कर्तव्य में दोस्तों आपको किसको शामिल किया गया है, धर्मनिरपेक्षता को, वैज्ञानिक को किया गया, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार आदि को भावना विकसित करना, ऑप्शन बी बनेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो आपका है ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद नंबर 41 जो आपका दिया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपका है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका आता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर आपके 43 के का में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, तो साथ ही यहाँ पर याद रखना इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी श्रमिकों की जो भागीदारी है ना, ये जो सुनिश्चित करती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद नंबर आपका 43 का दिया गया है। अगला दिया है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रपति होता है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पर करना है, ये क्वेश्चन जो आपको देना है होमवर्क के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो कवर किया वो हमने आपको लगभग पूरा संविधान कवर कर दिया। इसके बाद देखा जाए तो आपके मूल कर्तव्यों तक आपको कर दिया, मेन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया था, एक बार और कोई क्लास लेंगे टॉप 100 में आपका और जो बचा हुआ आपका पॉइंट होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद वगैरह है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।